हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउटनेट पर। बेटा जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात कर रहे थे जगत मोनेरा की। तो बच्चों आज हम इस जगत को करेंगे खत्म, क्योंकि इस जगत में मोनेरा जगत में सिर्फ दो ही जीव रह गए हैं। एक है साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल, और एक रह गया है माइकोप्लाज्मा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जगत मोनेरा, और इसे करेंगे कंप्लीट, और लास्ट में आएंगे क्या, क्विज। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। तो बेटा जी, हम मोनेरा जगत के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले मोनेरा जगत में हमने आर्कीबैक्टीरिया पढ़ा था। प्राचीन प्रकार के जो बैक्टीरिया थे ये हमने देख लिए थे। ठीक है, जिसके तीन प्रकार थे, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मेथानोजन, ये हमने पढ़ लिया था यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यूबैक्टीरिया पढ़ा। अब यूबैक्टीरिया हम दो बार पढ़ चुके हैं। कोशिका जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी बताया था, क्योंकि तब प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ाई थी तो सारी चीजें समझाई थी। यहाँ पर भी जस्ट एक बार रिवीजन कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है दो जीवों की। एक है साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम है नील हरित शैवाल। ये भी एक प्रकार का यूबैक्टीरिया ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर मिलेगा दूसरे बैक्टीरिया से। क्या अंतर मिलेगा भी बताऊंगा। और एक है बेटा जी हमारा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, आइए स्टार्ट करें। इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल की। जरा देखिएगा, दिख रहा है आपको, ये है साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल। गौर से देखिए इसको जरा ध्यान से। ऐसा लग रहा है जैसे एक धागा है जिसमें मोती पिरो रखे हैं, लग रहा है ना। इस डायग्राम को मैं बाद में वापस से दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी। ठीक है, तो याद रखना बेटा जी इसको। चलिए, आपने ये देख लिया, ये साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल। एक बार और देखिए, ये देखिए। आप बोलेंगे सर ये तो पानी के अंदर काई जैसी लग रही है ना। देखा होगा आपने, देखा होगा तालाब में काई सी जम जाती है, होता है ना। ये है बेटा जी आपका क्या, नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो यस, ये जो काई जैसे आप बोलते हो ना, ये एक्चुअली है कौन, नील हरित शैवाल है ना। ये साइनोबैक्टीरिया है, ये हरा हरा सा जो आपको दिख रहा है। ठीक है, आइए एक एक करके हम चीज पढ़ते हैं किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, नील हरित शैवाल के बारे में। ठीक है, एक एक बिंदु बताऊंगा, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और कृपया करके अपनी कॉपी में भी लिखते जाइएगा। सबसे पहला बिंदु, ये जो नील हरित शैवाल, ये जो साइनोबैक्टीरिया, इनका ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति कब हुई थी। इनकी उत्पत्ति जो है वो कब हुई थी, आप में से कोई जानता है तो जरा सोचिए, इनकी उत्पत्ति कब हुई थी, इनका ओरिजिन जो है वो कब हुआ था। तो बेटा जी याद रखना, इनकी उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति 3 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। 3 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। 3 बिलियन का मतलब समझ रहे हैं, 1 बिलियन जो होता है ना, 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। क्या बोला हमने, 1 बिलियन किसके बराबर, 100 करोड़ के बराबर। तो 3 बिलियन यानी 300 करोड़ वर्ष पहले, यानी पूर्व, यानी आज से 300 करोड़ साल पहले। अरे बाबू, एक साल निकालना भारी पड़ जाता है, एक साल निकालना, ये तो 300 करोड़ साल पुरानी बात कर रहे हैं हम। तो 300 करोड़ साल पहले इनकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, इनका ओरिजिन हुआ था, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। बोला, ठीक है। दूसरा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ये जो है बैक्टीरिया है, नाम में क्या है, साइनोबैक्टीरिया। अब याद करिए, बैक्टीरिया हमारे दो प्रकार के थे, किस बेसिस पर, किस आधार पर, अभिरंजन। अगर आपको याद रहा कुछ अभिरंजन नाम की कोई चीज होती है जो ग्राम ने किया था। 2 प्रकार के थे, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, याद रहे। तो बेटा जी ये जो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, जो एक प्रकार के यू बैक्टीरिया ही है, ये मत सोचना कि साइनोबैक्टीरिया अलग है, नहीं रे, साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं, बस थोड़े से अलग होते हैं दूसरे बैक्टीरिया से, बस इतना सा। क्या अलग होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज आपको समझ में, क्या साइनोबैक्टीरिया इज ए यू बैक्टीरिया। लेकिन कौन सा यू बैक्टीरिया, ग्राम धनात्मक होते हैं कि ग्राम ऋणात्मक होते हैं। याद रखना, ये ग्राम पॉजिटिव यानी धनात्मक होते हैं। अब कितने बच्चों को याद है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम धनात्मक कौन से होते थे, जिनमें कोशिका भित्ति केवल एक स्तरीय होती थी। 70 से 80% क्या मिलता था, याद करिए, 70 से 80% क्या मिलता था, भूल मत जाइएगा, क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन। सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती थी कौन, ग्राम धनात्मक की कोशिका भित्ति। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। सिंपल से 2 बिंदु क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलें आगे, आइए तीसरा बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा बिंदु, अब तीसरा बिंदु समझने से पहले आप मुझे बताएं, आप जिंदा हैं। आप बोलेंगे है सर कैसी बात कर रहे हैं, हम जिंदा हैं, कैसे जिंदा है, दिमाग लगाओ। आखिर आप कर क्या रहे हो, आखिर आप कर क्या रहे हो, क्या आप श्वसन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यस सर, हम तो श्वसन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। बेटा जरा सोच समझ के मुझे बताएं, सांस लेना, सांस छोड़ना, क्या ये श्वसन होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नहीं, ये होता है संवातन, इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, ब्रीदिंग। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, क्या कहलाता है, संवातन यानी ब्रीदिंग, है ना। श्वसन क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर, ध्यान से सुनना, कोशिका के अंदर जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ताकि ऊर्जा मुक्त हो। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ इतनी सी चीज, क्या, कोशिका हमारी, मेरी, आपकी कोशिकाएं जो है, उन कोशिकाओं के अंदर मैंने ग्लूकोज को तोड़ा, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या मुक्त हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिली, एनर्जी। उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को उपयोग में लेकर मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। समझ में आया। तो बेटा जी श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं चाहिए। यस, श्वसन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। क्यों, क्योंकि हम वायवीय प्राणी हैं। कैसे हैं, वायवीय। वायवीय का मतलब कि हमें वायु के द्वारा ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो ऑक्सीजन अंदर जाती है, अंदर जाकर फेफड़ों से होती हुई, फिर रक्त से होती हुई हमारी कोशिकाओं में जाती है, और फिर कोशिकाओं में क्या होता है, श्वसन होता है। सिंपल सा था। अब कुल मिलाकर मुझे बताएं, आपको जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए प्रभु, ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन कहां से मिल रही है सर, वातावरण में। सर वातावरण में ऑक्सीजन कौन छोड़ रहा है, सर पेड़ छोड़ रहे हैं, पादप छोड़ रहे हैं। प्लांट कैसे छोड़ रहे हैं, प्लांट ने, पादपों ने, वनस्पति ने, पेड़ों ने आखिर ऑक्सीजन कैसे निकाली। तो आप जानते हैं एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। अगर ये प्रक्रिया नाम सुना है आपने, प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये तो पादप करते हैं, प्लांट्स करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। मैंने कहा हाँ, क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभिक्रिया जो मैं लिखने वाला हूं उसको कृपया करके लिख लीजिएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल के अणुओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और प्रकाश की उपस्थिति में, और वर्णक, वर्णक समझ में आता है ना, पिगमेंट, जैसे आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल 10वीं कक्षा में आ जाता है ये क्लोरोफिल, जिसको हम पर्णहरिम बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णहरिम, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। कई बुक्स में क्लोरोफिल ही लिखा रहता है, हिंदी में भी। तो क्लोरोफिल बोल दीजिए, पर्णहरिम बोल दीजिए, ये क्या है, एक वर्णक है। इन वर्णकों की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में बनता है क्या, ग्लूकोज। क्या मुक्त होती है, ऑक्सीजन, और 6 जल के अणु भी बनते हैं। अब जरा सोचिए, ये प्रक्रिया जो है मेरे भाई, ये जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये प्रक्रिया क्या कहला रही है, प्रकाश संश्लेषण। आपने भूलनी नहीं है, जिंदगी भर याद रखिएगा। कई बच्चे इस अभिक्रिया को याद नहीं रखते हैं, आपने पूरी पूरी अभिक्रिया याद रखनी है। अब आप मुझे बताएं, इस प्रकाश संश्लेषण में सोचिए, क्या ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो रही। आप बोलेंगे यस सर हो रही है। सर पेड़ प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, लेकिन बाबू ध्यान से सुनना, इस पृथ्वी पर, क्या बोला, इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण कहां पर, इस पृथ्वी पर
इस पृथ्वी पर, याद रखिएगा, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर सबसे पहले सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण जो था वो किसने किया था? बंधु भूल मत जाना, साइनोबैक्टीरिया ने, नील हरित शैवाल ने। इस वजह से ये दूसरे बैक्टीरिया से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जो बैक्टीरिया हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वो ऑक्सीजन मुक्त नहीं करते हैं। इस पृथ्वी पर, ध्यान से सुन लीजिएगा, कॉपी पे जल्दी से लिखिएगा, आपसे कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर, कोई भी पूछ ले कि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो वो पेड़ों से तो आ रही है, लेकिन इस पृथ्वी पर सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन जो थी वो कौन लेकर आई थी? तो याद रखना, वो किसने मुक्त करी थी? इन्होंने। यानी इस पृथ्वी पर सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण किन्होंने किया था? इन्होंने किया था। इस पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन किसने मुक्त करी थी? इन्होंने मुक्त करी थी। अब आप मुझे बताएं, अगर इन्होंने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया, अपना खाना ये क्या है? भोजन ही तो है। ये ग्लूकोज क्या है? भोजन ही तो है। ये पोषणीय पदार्थ ही तो है। अगर इन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण किया, इन्होंने सर्वप्रथम ऑक्सीजन मुक्त करी थी इस पृथ्वी पर, तो सोच समझकर मुझे बताएं ये कैसे होते हैं? तो बेटा जी चौथा बिंदु, ये स्वयपोषी होते हैं। बताएं, समझ में आया? कैसे होते हैं? स्वयपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। कौन सी अभिक्रिया से? प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से। ए टू जेड पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। वापस से सुनिएगा, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया एक प्रकार के कौन? यू बैक्टीरिया ही है, लेकिन जो बाकी जो यू बैक्टीरिया है उनसे थोड़े से अलग है। कैसे अलग है? ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, मृत पदार्थों से पोषण लेते हैं, मृत पदार्थों से, ठीक है। लेकिन ये पहले या मैं बोलूंगा ये एक ऐसे यू बैक्टीरिया हैं जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? प्रकाश संश्लेषण किया था, जिसमें ऑक्सीजन मुक्त करी थी इस पृथ्वी पर। यानी इनसे पहले जितने भी जीव रहे होंगे, सोचो, इनसे पहले जितने भी जीव रहे होंगे वो स्वयपोषी नहीं होंगे, पहला बिंदु। दूसरा, इनसे पहले जितने भी जीव रहे होंगे वो श्वसन कौन सा कर रहे होंगे? वायवीय के अवायवीय? सर वायवीय तो नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ऑक्सीजन तो थी नहीं, है ना, तो कैसे कर रहे होंगे? अवायवीय। अब ये सारी चीजें ना आप 12वीं कक्षा का एक अध्याय है, कौन सा? विकास, उसमें भी पढ़ते हैं। इवोल्यूशन एक चैप्टर है 12th क्लास का, वहां पर भी पढ़ते हैं। क्या इवोल्यूशन चैप्टर का नाम क्या है? विकास। जहां पर आप पृथ्वी की या आप जहां पर जीवन की उत्पत्ति जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा इस पृथ्वी पर सबसे पहले जब जीवन स्टार्ट हुआ था, जीव आए थे, तो वो अवायवीय श्वसन करते थे, वायवीय नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो थी नहीं। तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से सबसे पहले किसने करी थी? बेटा जी इन्होंने करी थी। याद रखना, किसने? साइनोबैक्टीरिया ने, जो एक स्वयपोषी बैक्टीरिया है। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलें, अब यहां पर अगर बात आई है क्या कि सर यहां पर तो क्लोरोफिल मिल रहा है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। अब क्लोरोफिल जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, क्लोरोफिल जो होता है वो भी कई प्रकार होते हैं। अब ये वाली चीज आप कहां पर पढ़ेंगे? चैप्टर है पादपों में प्रकाश संश्लेषण, वहां पर पढ़ेंगे क्या कि क्लोरोफिल जो होते हैं ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, अलग अलग होते हैं, है ना। उनमें कार्बन की संख्या अलग, हाइड्रोजन की संख्या अलग, ऑक्सीजन की संख्या अलग, नाइट्रोजन की संख्या अलग। जैसे मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे क्लोरोफिल ए, जिसका सूत्र है C55H72O5N4Mg, ये है कौन? क्लोरोफिल ए। ऐसे ही क्लोरोफिल बी C55H70O6N4Mg। ठीक है, अब जरा सोचिए, अंतर दिख रहा है ना आपको? हाइड्रोजन यहाँ पर 72 थी, यहाँ 70 है, ऑक्सीजन यहाँ 5 है, यहाँ पर 6, बाकी चीज सेम है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं आपके? क्लोरोफिल होते हैं, वर्णक होते हैं। अब ये चीज आपका पढ़ेंगे जब पादपों में प्रकाश संश्लेषण अध्याय आएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अभी के लिए जो चीज जो थी, समझने वाली चीज जो थी वो ये कि भैया आपने बोला सर कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है इन्होंने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण किया। मैंने कहा हाँ जी किया, यानी इनके अंदर वर्णक मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? क्लोरोफिल मिल रहा है। कौन सा क्लोरोफिल मिल रहा है? आपने तो बोला कई सारे प्रकार के क्लोरोफिल है। तो बेटा जी कान खोलकर सुनिएगा, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सभी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। सभी में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए मिलता है। इट मींस ये जो है साइनोबैक्टीरिया जो है, ये जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोज बना रहे हैं, ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं, ये करने के लिए जो वर्णक चाहिए था क्लोरोफिल, इनके अंदर भी मिलता है, बिल्कुल पादपों के जैसा, जैसा प्लांट्स में मिलता है। कौन? क्लोरोफिल ए इनमें पाया जाता है। क्लोरोफिल बी नहीं, क्लोरोफिल ए मिल रहा है इनमें। ये तो सिर्फ मैंने बताने के लिए कि कई प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं, उनके सूत्र में कहीं ना कहीं डिफरेंस होता है। इनमें जो क्लोरोफिल मिल रहा था वो कौन सा मिल रहा था? क्लोरोफिल ए मिल रहा है। याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। बताएं, यहां तक की चीज समझ में आ गई है क्या? ये सिंपल से 5 बिंदु क्लियर हो गए। मैं बार बार रिवाइज भी करूंगा, सिंपल से 5 बिंदु समझ में आ गए हैं। चलें आगे, आइए छठा बिंदु पढ़ते हैं। छठा, अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये कौन है? आप बोलेंगे सर ये बैक्टीरिया है। कौन? यू बैक्टीरिया। कौन से? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है सर, अब देखिएगा यहां पर मान लो ये बैक्टीरिया है, मान लो ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं क्या केंद्रक बनाऊं? केंद्र। क्या ये प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? सर ये तो प्रोकैरियोट है, तो केंद्रक तो बनाओगे नहीं। हाँ जी बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये कौन है सर? ये आपका एक नील हरित शैवाल है, ये एक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है सर। इसके नीचे एक और जुड़ गया सर, एक और जुड़ गया सर, एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया। अरे सर ये तो आप जोड़ते जा रहे हो, किसको जोड़ते जा रहे हो? सर ये तो आप नील हरित शैवाल को जोड़ते जा रहे हो। ये एक था, एक वन साइनोबैक्टीरिया। एकल कोशिकीय होते हैं ना, एकल कोशिकीय होते हैं ना, ये एक साइनोबैक्टीरिया था। इसके साथ एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, एक और जुड़ गया। तो जरा सोचिए, कई सारे साइनोबैक्टीरिया एक दूसरे के पास जुड़ गए हैं। ये सब जुड़ गए हैं। अब आप मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चों ने ये शब्द सुना है? कॉलोनी। कॉलोनी सुना होगा। जैसे मान लो आप यूपी या बिहार राज्य में रहते हैं, वहां पर किसी जिले में रहते हैं, मान लो वहां पर एक कॉलोनी है। कॉलोनी मान लो कौन सी? बसंत विहार कॉलोनी है, ये स्कीम नंबर 2 कॉलोनी है ना। अब कॉलोनी का मतलब क्या होता है? जहां पर लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, अकेले थोड़ा ना रहना है। कई घर हैं, कई घर मिल रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं। अब जरा सोचिए, कॉलोनी का मतलब क्या होता है? समूह। कॉलोनी का मतलब ही क्या होता है? समूह होता है। तो याद रखना, ये जो साइनोबैक्टीरिया, ये जो नील हरित शैवाल होते हैं, ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। इस तरीके से क्या बनाकर रहते हैं सर? कॉलोनी का निर्माण करते हैं, यानी समूह में मिलते हैं, कई सारे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अब आप बोलिए सर जोड़ने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? ठीक है सर, ये जुड़ गए, जोड़ कौन रहा है? तो बाबू इनको जोड़ने के लिए एक स्तर उत्तरदायी होती है, और वो स्तर, ध्यान से सुनिएगा, वो स्तर जो इनको जोड़े रख रही है, उस स्तर का नाम होता है म्यूसिलेज। तो म्यूसिलेज क्या थी? एक स्तर है, एक लेयर है, एक आवरण है, जो इन सारे साइनोबैक्टीरिया का जो समूह बन रहा है, जो कॉलोनी बन रही है, उसके चारों तरफ निर्मित हो गई है, जो इनको जोड़े रख रही है, जो इनको बनाए रख रही है, इनको पास पास एक दूसरे से जोड़े रख रही है। ठीक, चलें, इतनी सी बात समझ में आ गई है, कंफ्यूजन तो नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा जो चीज कहने वाला हूं। अब ये जो कॉलोनी, ये जो समूह जो बनता है ना, आप बोलिए सर ये तो एक तंतु के जैसा दिख रहा है।
ये जो कॉलोनी जो है सर, ये तो एक तंतु के जैसी दिख रही है। मैंने कहा यस। एक फिलामेंट के जैसी दिख रही है। मैंने कहा यस, बिल्कुल दिख रही है। अब आप खुद सोचिए, मैंने पहला जो डायग्राम दिखाया था, जरा वापस से देखिएगा इस डायग्राम को। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको? क्या आपको ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कई नील हरित शैवाल एक दूसरे से जुड़कर एक कॉलोनी, एक तंतु बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। इसलिए बोला था इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। अब आया समझ में? ये एक नील हरित शैवाल है, एक, उसके साथ एक और, उसके साथ एक और, उसके साथ एक और, एक और, इस तरीके से एक समूह मिल रहा है, एक ग्रुप मिल रहा है किसका? नील हरित शैवाल का, जो एक धागा सा बना रही है, जो एक तंतु सा बना रही है। और बाबू इस तंतु को ना क्या नाम दिया जाता है? ध्यान से सुनिएगा। इस तंतु को हम बोलते हैं, याद रखना, ट्राइकोम। याद रखना, अंग्रेजी में भी ट्राइकोम। तो आपसे कोई पूछे ट्राइकोम क्या है, आप सीधा बोलेंगे सर ट्राइकोम जो है ना वो एक धागा है, एक तंतु है किसका? एक कॉलोनी है, एक समूह है किसका? साइनोबैक्टीरिया का, नील हरित शैवाल का, जो एक दूसरे के पास आ गए हैं, जो एक आवरण से ढक जाते हैं जिसका नाम है म्यूसिलेज, जो इनको आपस में जोड़े रखती है। डन क्लियर है? चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का। अब आगे चलते हैं। सर ये तो समझ में आ गया, आइए 7वां बिंदु पढ़ते हैं। अब 7वां बिंदु जरा ध्यान से देखिएगा, मैं वापस से बना रहा हूं, ये मैंने वापस से बनाया। कौन है ये सर ट्राइकोम है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ट्राइकोम। अब देखिएगा इसके ऊपर क्या थी सर? ये म्यूसिलेज थी। मैंने कहा वेल डन, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, एक बड़ी सी नील हरित शैवाल मिल रही है। ये नील हरित शैवाल, ये सारी क्या है? नील हरित शैवाल है, लेकिन एक और नील हरित शैवाल मिल रही है, एक और साइनोबैक्टीरिया मिल रहा है जो इनसे थोड़ा सा बड़ा है और जिसके ऊपर म्यूसिलेज नहीं है। म्यूसिलेज नहीं है इसके ऊपर। अब ये जो संरचना है, ध्यान से सुनना, ये जो संरचना जो बड़ी सी आपको दिखाई दे रही है बाबू, इसको बोला जाता है, ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट। अब क्या है ना कि हमारी एनसीईआरटी में ना कुछ छोटी मिस्टेक्स है, गलतियां हैं। हमारी एनसीईआरटी में ना इसको हेटेरोसिस्ट नाम ना देकर क्या लिखा हुआ है? टेट्रोसिस्ट। टेट्रो दे रखा है, ये टेट्रो नहीं है, ये हेटेरोसिस्ट है। याद रखना, पहली बात तो कृपया करके उसको सही कर लीजिएगा अपनी बुक में। हेटेरोसिस्ट है ये, एक फूली हुई संरचना, एक बड़ी सी नील हरित शैवाल जो इसी ट्राइकोम में बिल्कुल लास्ट में मिल रही है। इसी ट्राइकोम में बिल्कुल लास्ट में मिल रही है। कौन? हेटेरोसिस्ट। अब सर कार्य क्या है, क्या कर रही है ये? आइए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये हेटेरोसिस्ट जो है ये कौन है? सर ये नील हरित शैवाल है, ठीक है सर। अब ये नील हरित शैवाल है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है, हाँ जी है। इसमें झिल्ली होगी, यस बिल्कुल झिल्ली है। ये झिल्ली ना बाबू ध्यान से सुनिएगा, ये झिल्ली ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोकती है। क्या बोला हमने? ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगी है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगी, यस। यानी ऑक्सीजन के लिए पारगम्य है कि अपारगम्य? सर ये तो अपारगम्य, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है। फिर किसको जाने देगी? तो बाबू ये जाने देती है अंदर किसको? नाइट्रोजन को। यानी ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन के लिए पारगम्य होती है। नाइट्रोजन के लिए कैसी होती है? पारगम्य होती है। अंदर किसको जाने देती है? नाइट्रोजन को। ऑक्सीजन को नहीं जाने देगी, किसको जाने देगी? नाइट्रोजन को। आप बोलिए ठीक है चलो सर चला गया, अब आगे क्या करना है? अब ध्यान से सुनिएगा बंधु, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कई बच्चों ने ये शब्द सुना होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। सुना? इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। सुना ये शब्द? कभी जिंदगी में आया है आपकी कक्षा में? कभी आया नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण? सुना है? नहीं सुना? ध्यान से सुनिए। देखिए मैं एक पेड़ हूं, मान लो मैं एक पेड़ हूं, ठीक है, और मुझे नाइट्रोजन तो चाहिए। अब आप बोलिए सर क्यों चाहिए? आप मुझे बताएं, क्या मेरे अंदर प्रोटीन है? हाँ है। पादप हूं, पादप मेरे अंदर प्रोटीन है, यस है सर। जरा सोचिए, पालक, जितने भी पेड़ होते हैं, जितने भी खाने योग्य चीजें होती हैं, उनमें प्रोटीन होता है, यस होता है। अरे बाबू मेरी संरचना, आपकी संरचना किससे बनी हुई है? प्रोटीन से बनी हुई है। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो हम खत्म हो जाएंगे, याद रखना। अब प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो हो सकता है कई बच्चों के ऊपर से गई हो, अभी के लिए सिंपल शब्दों में सुनना, क्या प्रोटीन आवश्यक है हमारे आहार में? हमें वो आहार किससे मिल रहा है? पादपों से मिल रहा है, यानी पादपों में प्रोटीन है। अब पादपों में अगर प्रोटीन है तो पादपों में वो प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल किससे बने हुए? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी एक पेड़ को नाइट्रोजन चाहिए, यस चाहिए। अब आप बोलिए यस पेड़ को नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन तो सर बहुत सारी मिल रही है, 78% वातावरण में नाइट्रोजन है। मैंने कहा यस है, बिल्कुल है। लेकिन पेड़ जो होते हैं ना वो डायरेक्टली सीधा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर लेते। जैसे सीधा कार्बन डाइऑक्साइड तो चली जाती है, किसमें चली जाती है? पादपों में चली जाती है। पेड़ों में सीधा पत्तियों में कुछ छेद होते हैं जिनको रंध्र बोलते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तो चली जाती है, ऑक्सीजन भी बाहर आ जाती है, नाइट्रोजन नहीं जाती है, नहीं जाती। अब क्या करें? तो इस परिस्थिति में ना हमें वातावरणीय, ध्यान से सुनना, वातावरणीय नाइट्रोजन को बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। पहले वो बदलती है किसमें? अमोनिया में। किसमें बदलती है? NH3 कौन है? अमोनिया में। यानी वातावरणीय नाइट्रोजन को बदलना पड़ता है किसमें? अमोनिया में। ये प्रक्रिया बंधु याद रखना क्या कहलाती है? आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये अमोनिया का क्या होगा बच्चे? ये भी आप एक अध्याय में पढ़ेंगे जहां पर आप नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर आप नाइट्रोजन का स्थिरीकरण पढ़ेंगे। एक 11th क्लास में चैप्टर है आपका खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना तो याद रख सकते हैं ना क्या, कि पादप जो होते हैं वो वातावरणीय नाइट्रोजन को सीधा नहीं ले लेते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो हमें नाइट्रोजन को बदलना पड़ता है। अब जब सबसे पहले बदलते हैं तो किसमें बदलते हैं? अमोनिया में बदलते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अमोनिया जो होता है फिर बाद में नाइट्राइट में बदलता है, नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रेट को फिर पादप लेते हैं, फिर पादपों के अंदर ये नाइट्रेट वापस से अमोनिया में बदलता है। तो वो प्रक्रिया बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना सा कि नाइट्रोजन डायरेक्टली तो जा नहीं रहा था पेड़ के अंदर, हमें बदलना पड़ रहा है नाइट्रोजन को, वातावरण में जो नाइट्रोजन उसको बदलना पड़ रहा है किसमें? अमोनिया में। ये प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। अब ये करेगा कौन? ये करेगा कौन? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा कौन? तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं आपके कौन? जीवाणु तो करते ही करते हैं, बैक्टीरिया तो करते ही करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा राइजोबियम, सुना है? नहीं सुना? छोड़ दो। अभी के लिए सिर्फ इतना सा कि ये करने के लिए उत्तरदायी कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये करने के लिए कुछ उत्तरदायी होते हैं, कुछ सारे नहीं, कुछ साइनोबैक्टीरिया ये कार्य करते हैं। क्या? कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। क्या? वातावरणीय नाइट्रोजन को बदलते हैं किसमें? अमोनिया में। अब जरा सोचिए, वातावरणीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए वातावरणीय नाइट्रोजन भी तो आनी चाहिए इनके अंदर, आएगी ना? ये देखो, वातावरण में जो नाइट्रोजन थी वो जाएगी इसके अंदर,
और अंदर जाकर ये नाइट्रोजन बदलेगी किसमें, अमोनिया में, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो कहां हो रही है मेरे भाई, हेटेरोसिस्ट में हो रही है। तो मेरा मकसद जो था बताने का, ये कई बच्चे भूल जाते हैं और नीट का बहुत फेमस प्रश्न है, याद रखना। दो शब्द, ट्राइकोम क्या था, हेटेरोसिस्ट क्या था। ट्राइकोम एक तंतु है जो कई सारे साइनोबैक्टीरिया मिलकर जो एक कॉलोनी बना रहे हैं, उसका तंतु क्या कहलाता है, ट्राइकोम। कुछ साइनोबैक्टीरिया में इस ट्राइकोम के बिल्कुल सिरे पर एक फूली हुई साइनोबैक्टीरिया की कोशिका मिलती है जिसका नाम होता है हेटेरोसिस्ट, जिस पर आवरण म्यूसिलेज नहीं मिलता है, जो ऑक्सीजन के लिए पारगम्य नहीं होती, जो किसके लिए पारगम्य होती है, नाइट्रोजन के लिए पारगम्य होती है। और ये नाइट्रोजन अंदर जाता है और अंदर इसको बदला जाता है किसमें, अमोनिया में। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो हेटेरोसिस्ट का कार्य क्या हुआ, तो भैया ये हेटेरोसिस्ट क्या करा रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करा रहा है। समझ में आ गया, हेटेरोसिस्ट समझ में आ गया, क्या था हेटेरोसिस्ट, क्लियर है। अब आप पूछेंगे सर आपने बोला कुछ साइनोबैक्टीरिया करते हैं, सारे नहीं करते, कुछ मतलब कौन से, आइए बताता हूं, ध्यान से सुनना। कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जिनमें ये हेटेरोसिस्ट मिलती है, जिनका नाम आप याद रख सकते हैं, तो कृपया करके याद रख लेना, जिनमें ये हेटेरोसिस्ट मिलती है, नाम याद रखना, नोस्टॉक, एनाबिना, नोस्टॉक, एनाबिना। कौन है मेरे बालक, ये है नील हरित शैवाल, ये है साइनोबैक्टीरिया जिनके ट्राइकोम में, ध्यान से सुनना, नील हरित शैवाल कौन, नोस्टॉक, एनाबिना कौन है, ये नील हरित शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया, जिनके ट्राइकोम के लास्ट में क्या मिल रहा था, हेटेरोसिस्ट मिल रहा है। ये हेटेरोसिस्ट के अंदर क्या हो रहा है, वातावरणीय नाइट्रोजन को बदला जा रहा है किसमें, अमोनिया में। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। अब ये क्यों कर रहे हैं, अब आपका ये भी प्रश्न होगा सर ये क्यों कर रहे हैं, आपने तो बोला पादपों को चाहिए और कर ये रहे हैं। आपने बोला कि सर वातावरणीय नाइट्रोजन को पादप ले नहीं पाते हैं, तो हमें नाइट्रोजन को बदलना पड़ता है। ठीक है सर बदला, ठीक है, लेकिन बदल तो ये रहे हैं, इनका पादपों से क्या संबंध है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने ये शब्द सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो ध्यान से सुनिए। एक संबंध होता है जिसे हम बोलते हैं सहजीवी संबंध, जिसको हम सहोपकारिता भी बोलते हैं। कई बच्चे पूछेंगे सर सहोपकारिता, सहजीवी, ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, ध्यान से सुनना, एक मैं हूं और एक मेरा दोस्त है। मेरे पास, ध्यान से सुनना, मेरे पास बैट था, बैट, और मेरे पास फुटबॉल है। क्या बोला मैंने, मेरे पास बैट है और फुटबॉल है, और मेरे दोस्त के पास क्रिकेट की बॉल है। मेरे दोस्त के पास क्या है, क्रिकेट की बॉल, मेरे पास है बैट और फुटबॉल। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, नहीं। क्या वो कुछ खेल सकता है, नहीं। अब क्या करेंगे, मैं अपनी फुटबॉल दे दूंगा उसे और उससे ले लूंगा क्रिकेट की बॉल। अब वो खेल लेगा फुटबॉल, मैं खेल लूंगा क्रिकेट। जरा सोचिए, दो जीव एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दो जीव एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये जीव इसकी मदद कर रहा है, ये इसकी मदद कर रहा है। ऐसा संबंध क्या कहलाता है, याद रखना, सहजीवी संबंध कहलाता है, सहोपकारिता कहलाता है। अब आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं पादप, जैसे नाम बता देता हूं, साइकस, एजोला, दो पादपों के नाम लिखे यहां पर, मैं दो प्लांट्स के नाम लिखे, साइकस और एजोला, ये दो पादप हैं, ठीक है। और मैंने लिखा कौन, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, क्या लिखा, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है सर। दो साइनोबैक्टीरिया के नाम लिख देता हूं, नोस्टॉक और एनाबिना। अब आप मुझे बताएं, नोस्टॉक और एनाबिना साइनोबैक्टीरिया, साइकस और एजोला ये कौन है, ये पादप है। अब जरा सोचिए, इन पादपों को नाइट्रोजन चाहिए, डायरेक्टली ले नहीं पा रहे हैं, तो क्या हुआ, इन्होंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया, इन्होंने नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया और नाइट्रोजन उपलब्ध कराई है इनको। क्या कराई, इन्होंने नाइट्रोजन उपलब्ध कराई है, उपलब्ध, और बदले में ये इनको क्या दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, आओ हमारे साथ रहो। ये बदले में इनको आवास दे रहे हैं, आओ हमारे साथ रहो, हमें फायदा पहुंचाओ, बदले में हम तुम्हें जगह भी देंगे और खाना भी देंगे, पोषण भी देंगे। तो ये इनको आवास भी दे रहे हैं और पोषण भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं और पोषण दे रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, जब दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, सहजीवी संबंध कहलाता है। तो बाबू जरा सोचिए, नाइट्रोजन उपलब्ध करा दी इन्होंने, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके, बदले में ये खाना वाना बना लेंगे, इनको खाना भी दे देंगे, जगह भी दे देंगे, संबंध क्या कहलाएगा, सहजीवी संबंध। तो मेरे ख्याल से आपको ये A to Z चीज समझ में आ गई होगी। बताएं, यहां तक की चीज क्लियर है, समझ में आ गया। चलें आगे, कितने बिंदु हो गए मेरे भाई, ये आपके 7 बिंदु हो गए हैं। हेटेरोसिस्ट समझ में आ गया, ट्राइकोम समझ में आ गया, A to Z चीज अगर समझ में आ गई है तो कृपया करके एक सीनरी देखो जरा, यहां पर देखो, दिख रही है, अच्छा लग रहा हूं मैं, फोटो ले लो, है। चलिए, क्या है ये बेटा, आपका समुद्र है, कौन है बच्चे, ये समुद्र है। और ये समुद्र कैसा दिखाई दे रहा है सर, ये समुद्र लाल दिखाई दे रहा है, ये समुद्र है और ये कैसा दिखाई दे रहा है सर, ये लाल दिखाई दे रहा है। मैंने कहा जी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। अब सर ये लाल समुद्र कैसे हो गया, आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा लग रहा है आग लग रही है, आग नहीं लग रही है, ये समुद्र लाल हो गया। अब आप बोलेंगे सर कैसे लाल हो गया है, तो बेटा जी आखिरी बिंदु साइनोबैक्टीरिया का, आखिरी नहीं सेकंड लास्ट, एक याद रखना, एक उदाहरण आपने याद रखना है, क्या, एक नील हरित शैवाल होती है, एक नील हरित शैवाल या एक साइनोबैक्टीरिया होती है, भूल मत जाना, जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। कौन है, आप बोलेंगे सर ये कौन है, मैंने बोला ये एक नील हरित शैवाल है और ये उत्तरदायी है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, लाल समुद्र के लिए, रेड सी के लिए। तो आपसे कोई पूछे समुद्र लाल जो दिखाई देता है कभी कभी, एंटार्क्टिका आर्कटिक जो क्षेत्र जो होते हैं वहां पर दिखाई देता है, ये लाल समुद्र किसके कारण होता है, याद रखना, ये लाल समुद्र होता है एक नील हरित शैवाल जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, कंफ्यूजन पता है कैसे होगा। इसके बाद हम कौन सा जगत पढ़ेंगे सर, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में ना एक उपवर्ग मिलेगा, या मैं बोलूंगा एक उसका अव्यय मिलेगा। प्रोटिस्टा जगत का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो उसका एक भाग सुनने को मिलेगा आपको, क्या, डाइनोफ्लैजिलेट। क्या मिलेगा, डाइनोफ्लैजिलेट। आपके कुछ डाइनोफ्लैजिलेट होंगे, जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूं, गोनियालेक्स और एक होता है जिम्नोडीनियम। अब ये थोड़ा सा भारी पड़ जाएगा अभी के लिए, सिर्फ इतना, गोनियालेक्स, जिम्नोडीनियम, डाइनोफ्लैजिलेट। और डाइनोफ्लैजिलेट किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। अब गोनियालेक्स, जिम्नोडीनियम जो है वो जीव है और वो उत्तरदायी होते हैं लाल तरंगों के लिए, रेड टाइड के लिए। अब देखिए, एक समुद्र है जो शांत है और एक समुद्र जिसमें लहरें उठ रही हैं उसके किनारों पर। ये समुद्र जो था ये उसका बीच का भाग है जहां पर ये वाला भाग जो है लाल है, और एक है बिल्कुल किनारे जहां पर किनारों पर तरंगे आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, टाइड्स आ रही हैं।
अब वो लाल तरंगों के लिए उत्तरदायी कौन होगा? प्रोटिस्टा जगत में डायनोफ्लैजिलेट, जिसका नाम है गोनिया लेक्स जिम्नोडिनियम, जो बाद में बताऊंगा। अभी के लिए याद रखना, दो शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं और इन दोनों से प्रश्न आता है। लाल समुद्र किसके कारण होता है? इनके कारण। लाल तरंगे किसके कारण होती है? बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, लाल समुद्र एक नील हरित शैवाल, एक साइनोबैक्टीरिया ट्राइकोडेस्मम इरिथ्रियम के कारण होता है। इतनी सी बात याद रखनी है बाबू। आखिरी बिंदु, इस नील हरित शैवाल का एक उदाहरण एक और याद रखना है आपने, जिसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना। अब ये स्पाइरुलिना से आपने क्या चीज याद रखनी है? भूल मत जाना, इस पृथ्वी पर अधिकतम, उच्चतम, मैक्सिमम स्रोत जो है, सोर्स जो है, किसका मेरे भाई? भूल मत जाना, किसका? प्रोटीन का। बहुत फेमस प्रश्न है बाबू, नीट का, याद रखना है बालक, आपने भूलना नहीं है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें किससे मिलता है? भूल मत जाइएगा। एक एकल कोशिकीय जीव, एक मोनेरा जगत के अंदर आने वाला जीव, एक साइनोबैक्टीरिया, एक नील हरित शैवाल, जिसका नाम है स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना कौन? नील हरित शैवाल है, जो मैक्सिमम स्रोत है किसका? प्रोटीन का। ये थे आपके 9 बिंदु, और इसी के साथ हमने खत्म किया है क्या? साइनोबैक्टीरिया। बस इतना ही है। अब ये 9 के 9 बिंदु आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। चलें आगे, पढ़ें आगे। मैंने आपको बताया था मोनेरा जगत में आज 2 जीव पढ़ने वाले, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। आइए अब दूसरा पढ़ते हैं क्या? माइकोप्लाज्मा। देखिए जरा इसको, क्या है सर? ये है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा, आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा लग रहा है हल्दी है और लाल मिर्च आप ले आए, हल्दी और लाल मिर्च। सर टोटका करोगे क्या? नहीं, टोटका नहीं, सिंपल। ये माइकोप्लाज्मा है मेरे भाई, ये माइकोप्लाज्मा है। अब आप बोलेंगे सर माइकोप्लाज्मा का आकार गोल भी है और लंबा भी है, मतलब इनकी आकृति क्या अलग अलग होती है? यस, बिल्कुल होती है। पढ़ें इसको, माइकोप्लाज्मा। आइए देखिए, माइकोप्लाज्मा में सिंपल बिंदु याद रखने, ज्यादा बिंदु है नहीं इसमें। सबसे पहला बिंदु बेटा जी याद रखना है, इस पृथ्वी पर सबसे छोटे जीव जो है, या सबसे छोटी कोशिका जो है। अब सोचिए, एक कोशिका है और वो जो है वो एक एकल कोशिकीय जीव है। सोचो, मैं बोल रहा हूं ये एक कोशिका है और ये जीव भी है। हो सकता है, यस हो सकता है ये एकल कोशिकीय जीव है। हाँ भाई, मोनेरा जगत में जो जीव है वो कैसे? एकल कोशिकीय है ना, एक कोशिका से बना हुआ एक जीव है। यस है। अब जरा सोचिए, मैंने बोला इस पृथ्वी पर ये सबसे छोटी क्या है? कोशिका है। अब ये कोशिका एक जीव है, तो ऐसे भी तो बोल सकता है ये सबसे छोटा जीव है, ऐसे भी बोल दीजिए, ऐसे भी बोल दीजिए, चीज तो सेम ही है। तो याद रखना, भूल मत जाना, इस पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका, इस पृथ्वी पर सबसे छोटा जीव जो है वो कौन है मेरे भाई? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, इनका आकार मैं बता देता हूं। इनका आकार जो होता है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर से 0.15 माइक्रोमीटर का होता है। जैसे हम यूबैक्टीरिया की अगर बात करें, यूबैक्टीरिया की उनकी आकृति लगभग 10 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। 10 इनकी देखो, उनकी 5 से 10 मान लेते हैं, 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है। इनकी 0.1 से 0.15 माइक्रोमीटर, जो इस पृथ्वी पर सबसे छोटे जीव है, सबसे छोटी कोशिका है। याद रखना, सिंपल से 2 बिंदु समझ में आ गए। चलें आगे। तीसरा बेटा जी ध्यान से सुनिएगा। मोनेरा जगत में कौन सा जगत पढ़ रहे हैं? मोनेरा जगत। भाई मोनेरा जगत में हमने आर्कीबैक्टीरिया देखा, हमने यूबैक्टीरिया देखा। यूबैक्टीरिया के बहुत सारे बैक्टीरिया, जिसका एक और प्रकार था जो नील हरित शैवाल था, साइनोबैक्टीरिया था, जो दो और से अलग था क्योंकि स्वयंपोषिता प्रकाश संश्लेषण कर रहा था। अब ये जो माइकोप्लाज्मा, ध्यान से सुनना, ये बाकियों से थोड़े से बिल्कुल अलग है। कैसे? ये एकमात्र मोनेरा जगत के जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति, याद रखना, जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। बाबूजी बिल्कुल मत भूलिएगा, ये प्रश्न बनता है नीट में, याद रखना, भूल मत जाइएगा। एकमात्र मोनेरा जगत के ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है, वो कौन है? आपके माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब जरा सोचिए, इसी के साथ चौथा बिंदु, वो जीव जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती वो अपना आकार बदलते रहते हैं। क्या बोला? वो जीव जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है ना, वो अपना आकार बदलते रहते हैं। क्या? वो जीव जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती अपना आकार बदलते रहते हैं। आप बोलेंगे सर फिर तो हम भी अपना आकार बदल लेते हैं, हमारे अंदर भी कोशिका नहीं होती, क्योंकि जंतुओं में नहीं होती। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन जंतुओं में, कोशिकाओं में कहीं ना कहीं कोशिका कंकाल होता है। याद करिए, पढ़ा था कोशिका चैप्टर में, बताया था साइटोपंजर, याद आ रहा है? सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म तंतु थे जो एक कोशिका की आकृति को बनाए रख रहे थे, याद आ रहा है? पढ़ाया है। यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोपंजर जो होता है, कोशिका कंकाल जो होता है, वो बनाती है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति इनमें जब नहीं होती तो इनका आकार बदलता है, या बोलूंगा आकृति बदलती है। क्या बदलती है? आकृति बदलती है। और आकृति अगर बदलती है ना किसी जीव की, तो ऐसे जीवों को याद रखना बोला जाता है प्लियोमॉर्फिक। अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोगों ने अमीबा नाम सुना है? अमीबा सुना है, देखा है कभी? आज ही दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, आज ही दिखाऊंगा अमीबा। तो प्लियोमॉर्फिक वो जीव होते हैं जिनकी आकृति बदलती रहती है। तो याद रखना, इनकी आकृति बदलती है। बताएं, ये सिंपल सी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं था? इतनी सी चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो इसी के साथ एक और बिंदु मैं आपको बता देता हूं, पांचवा। ये एक प्रकार के, या मैं बोलूंगा इन्हें, एक प्रकार के नहीं, इन्हें पीपीएलओ नाम सुना होगा आपने, इन्हें पीपीएलओ कहा जाता है। याद आ रहा है? ये भी बताया हुआ है। सर ये पीपीएलओ क्या है? आइए वापस से बता देता हूं। देखिए, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया सम जीव, अंग्रेजी में बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो शब्द आ रहे हैं बहुत सिंपल से, यहां पर ये जो प्लूरो वर्ड जो दिया हुआ है, ये प्लूरो वर्ड आया है यहां से, प्लियोमॉर्फिक से। कैसा है? प्लियोमॉर्फिक से वर्ड आ रहा है प्लूरो, यानी कहीं ना कहीं हमने बोला कि भैया माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है, मतलब कि ये अपना आकार बदलते हैं, इसके लिए ये पहला शब्द पी जो है वो दर्शा रहा है। ठीक है सर। दूसरा, इनसे रोग होते हैं। इनसे कितने बिंदु हो गए? ये पांचवा, ये छठा। इनसे रोग उत्पन्न होते हैं। आप बोलेंगे सर किसमें? बेटा इनसे रोग उत्पन्न होते हैं दोनों में। किसमें? जंतुओं में भी और पादपों में भी। याद रखो, किसमें? जंतुओं में यानी एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी।
अब पर्टिकुलरली जंतुओं में जो रोग इनसे होता है उसके लक्षण बिल्कुल उसी बीमारी की तरह होते हैं जिस बीमारी को हम बोलते हैं निमोनिया। सुना निमोनिया होता है? निमोनिया किससे होता है? किससे होता है? जीवाणु से होता है। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी एक जीवाणु है जिससे उत्पन्न होता है रोग। कौन सा? निमोनिया। अब इस निमोनिया में ना कहीं जो हमारा श्वसन तंत्र है, हमारे फेफड़े हैं, वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना कौन? माइकोप्लाज्मा, जिनका आकार बदलता रहता है और जब ये रोग उत्पन्न करते हैं जंतुओं में, तो जंतुओं में जो लक्षण दिखाई देते हैं ना इनके रोग से, तो वो लक्षण बिल्कुल निमोनिया के जैसे होते हैं। तो जरा सोचिए, इस शब्द का मीनिंग समझ में आया क्या कि निमोनिया क्यों बोला? क्योंकि निमोनिया जिन जीवाणुओं से होता है, उन निमोनिया में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं जंतुओं में, बिल्कुल वैसे ही लक्षण इनके रोग उत्पन्न करने से होते हैं। प्लूरो क्यों बोला? क्योंकि इनकी आकृति बदलती रहती है। तो ऐसे जीव जो किसके समान है? ऐसे जीव जो किसके समान है? ऐसे जीवों के समान है जो निमोनिया उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीव, ये ऐसे जीव हैं जो किसके समान है? इनके समान है जो निमोनिया उत्पन्न करते हैं, और इनका आकार क्या होता है? बदलता है। ये था मीनिंग किसका? PPLO का। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? अब एक लास्ट आखिरी बिंदु, और वो है 7वां बिंदु, और वो क्या कि आपने बोला सर इनसे रोग उत्पन्न होते हैं, कोई रोग का नाम बता सकते हैं? यस, मैं आपको 2 रोग का नाम बताता हूं। 2 रोगों का, ध्यान से सुनिएगा, 2 रोगों का नाम बता रहा हूं। पादपों में रोगों का, पादप रोग का। पहले रोग का नाम अंग्रेजी में बता रहा हूं, इसको हम बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। अब देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो इतनी तो अंग्रेजी आपको समझ में आ जाएगी। लिटिल का मतलब छोटा, लीफ का मतलब पत्ती, किसकी? ब्रिंजल यानी बैंगन। यानी कहीं ना कहीं बैंगन जो होता है, अगर उस बैंगन के पेड़ को माइकोप्लाज्मा संक्रमित करता है, तो ये माइकोप्लाज्मा के संक्रमण से इस बैंगन की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं। इस बीमारी को हमने सिंपल सा बोला क्या? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। सिंपल। दूसरा रोग ध्यान से सुनिएगा, जिसका नाम है विचेस ब्रूम। अब आप बोलेंगे सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बैंगन की छोटी पत्ती का रोग, ऐसे याद रखना, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ऐसे मत याद रखना, बैंगन की छोटी पत्ती का रोग। हाँ जी, ये क्या है सर? ये विचेस ब्रूम क्या है? आप जानते हैं विचेस का मतलब क्या होता है? विचेस शब्द जो है वो आता है चुड़ैल से, चुड़ैल। और ब्रूम जो होती है वो क्या होती है? झाड़ू। झाड़ू और चुड़ैल। आप बोलेंगे चुड़ैल झाड़ू, चुड़ैल झाड़ू रोग बोलेंगे? नहीं ऐसे मत याद रखना कि माइकोप्लाज्मा में जो पादप रोग होता है कौन सा होता है? चुड़ैल झाड़ू रोग होता है ना, विचेस ब्रूम याद रखना, विचेस ब्रूम डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अब है क्या? आप मुझे बताएं, आपने से कितने बच्चों ने बचपन में टॉम एंड जेरी का सीरियल देखा था? कार्टून पर आता था टॉम एंड जेरी, देखा था? उसमें ना टॉम एंड जेरी में, ध्यान से सुनना, टॉम एंड जेरी में ना क्या होता था, कई बार एक चुड़ैल दिखाई जाती थी और वो चुड़ैल ना झाड़ू पर बैठकर उड़ती थी। और छोड़ो, आप मुझे बताएं, हैरी पॉटर मूवी देखिए, हैरी पॉटर, उसमें कोई झाड़ू होती है जिस पर हैरी पॉटर उड़ता है ना? तो बेटा झाड़ू एक ऐसी झाड़ू जिस पर चुड़ैल उड़ती है, माना जाता है चुड़ैल जो है झाड़ू पर उड़ती है, जस्ट एक परिकल्पना है। अब आप बोलेंगे क्या है सर विचेस ब्रूम? आइए दिखाता हूं, जरा देखिएगा। ये है विचेस ब्रूम, ये पादप है और इन पादपों में रोग उत्पन्न हुआ, और जब आप जंगल में जाते हैं, मान लेते हैं आप किसी जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद आप ऐसी संरचना देखते हैं तो ऐसा लगता है अरे चुड़ैल की झाड़ू। इसकी झाड़ू ऐसे लगती है जैसे चुड़ैल की झाड़ू। झाड़ू क्या? एक सिरा फूल जाता है, बहुत सारी सीखें होती हैं, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है ना सीखें, बस उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारी शाखाएं जो है एकत्रित हो रही हैं। ये बीमारी होती है कौन सी? विचेस ब्रूम की। और ये किसके कारण होती है? याद रखना, माइकोप्लाज्मा के कारण। तो बंधु इतना ही था हमारा माइकोप्लाज्मा, और इसी के साथ हमने खत्म किया है पूरा का पूरा मोनेरा जगत। अब जाकर हमारा कंप्लीट हुआ है क्या मोनेरा जगत? अब जरा सोचिए, इस अध्याय में 2 जगत और बच गए हैं। कौन सा? एक प्रोटिस्टा और एक कवक। अब अगला जगत हम कौन सा पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा, जो आज ही स्टार्ट करेंगे। आज काल करे सो आज कर, है ना? तो आज ही स्टार्ट करेंगे कौन सा? प्रोटिस्टा जगत। आइए स्टार्ट करते हैं क्या प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत। अब देखिए, ये जीव कहीं ना कहीं पहले भी मैंने आपको दिखाया, जानते हैं कौन है? ये है पैरामीशियम। कौन बेटा जी? ये है पैरामीशियम, भूल मत जाइएगा। ठीक है, चलो सर, इतना तो समझ में आ गया कि पैरामीशियम कौन से जगत में आता है? सर प्रोटिस्टा जगत में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, ये देख रहे हैं, ये कौन है सर? ये है युगलीना। कौन है बच्चों? ये युगलीना, भूल मत जाना, कौन है ये? युगलीना। ठीक है सर, ये युगलीना है, ये समझ में आ गया। युगलीना भी कौन से जगत में आता है? प्रोटिस्टा जगत में आता है। ठीक है, एक और देखो, ये है कौन? हमारा अमीबा। थोड़ा सा तेज भागता हुआ, इतनी तेज नहीं भागता है वो, तो इस एनिमेशन में थोड़ा सा तेज भाग रहा है। ये एक्चुअली कौन है? हमारा अमीबा है, धीरे धीरे चलता है, इस एनिमेशन में थोड़ा सा तेज भाग रहा है। तो कुल मिलाकर अमीबा भी कौन से जगत में आता है? प्रोटिस्टा। युगलीना भी कौन से जगत में? प्रोटिस्टा। पैरामीशियम भी कौन से जगत में? प्रोटिस्टा। यानी 3 जीव तो मैंने आपको बता दिए हैं जो इस जगत में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में पढ़ना? प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ना। देखिए बेटा, प्रोटिस्टा जगत की बात कर रहे हैं तो एक एक बिंदु आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला बिंदु, ये प्रोटिस्टा जगत किसने प्रतिपादित किया था? किसने दिया था? जैसे हमने मोनेरा जगत स्टार्ट किया तो हमें याद है कि मोनेरा जगत किसने दिया था? याद करिए, जब हमने जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ा था तो 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत पढ़े थे ना। तो 2 जगत में प्लांटी एनिमलिया, 3 जगत में प्लांटी एनिमलिया और प्रोटिस्टा। तो भैया हैकल, याद आ रहे हैकल अंकल? हैकल वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली में इस जगत को प्रतिपादित किया था। यानी ये जो जगत जो है कौन सा? प्रोटिस्टा जगत। ये किसने बताया, किसने दिया था? तो याद रखना, किसने दिया था? हैकल ने प्रतिपादित किया था। हैकल ने दिया था कौन सा जगत? आपका प्रोटिस्टा जगत। ठीक है, प्रतिपादित का मतलब बताना। ठीक है, सिंपल सा था, समझ में आ गया पहला बिंदु, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए सर दूसरा बिंदु, आइए दूसरा बिंदु देखते हैं। सर इस जगत में एकल कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय है? तो बेटा जी इस जगत में एकल कोशिकीय जीव है। जैसे मोनेरा जगत में भी कैसे थे? एकल कोशिकीय थे, यहां पर भी कैसे हैं? एकल कोशिकीय। यस, ये भी एकल कोशिकीय। लेकिन मोनेरा जगत में कैसे थे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी पूर्व केंद्र की। लेकिन यहां पर कैसे हैं? यूकैरियोटिक, यानी सबसे पहले जीव जिनमें केंद्र आवरण आया था, कोशिका अंग थे, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सब कुछ थे। किसमें थे? सबसे पहले यूकैरियोट्स कौन से जगत में आए थे? आपके बेटा जी प्रोटिस्टा जगत में। मोनेरा जगत में कैसे थे? प्रोकैरियोट थे, पूर्व केंद्र किए थे, या सुकेंद्र किए थे, यानी यूकैरियोटिक थे, लेकिन एकल कोशिकीय थे। बताएं, सिंपल सा बिंदु था। चलें आगे, चलिए सर तीसरा बिंदु, हैकल ने दिया, ये ऐसे होते हैं। तीसरा बिंदु, अब आप मुझे बताएं, ध्यान से सुनना, ये ना जलीय जीव होते हैं।
कैसे होते हैं ये? सर ये जलीय जीव होते हैं। अब जलीय जीव मतलब सीधी बात है, सर जलीय जीव जल में रहेंगे। आपसे मैं पूछता हूं जल कितने प्रकार का होता है? सर दो प्रकार का होता है, एक होता है लवणीय और एक होता है अलवणीय। लवणीय का मतलब जिसमें लवण सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लवणीय जल। उस जल को हम क्या बोलते हैं? लवणीय जल, जैसे समुद्र का पानी, समुद्र का पानी। अलवणीय जल जैसे जिसको हम जो भूमिगत जल जो होता है, कौन सा जल होता है? भूमिगत, जो जमीन के नीचे से हम लेते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्वच्छ जल बोलते हैं। तो कुल मिलाकर दो प्रकार के जल हैं, लवणीय, अलवणीय, समुद्री या स्वच्छ। अब आप पूछेंगे सर आपने बोला कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं वो जलीय हैं, कौन से जलीय हैं? क्या इसमें मिलते हैं कि इसमें मिलते हैं? तो बंधु याद रखना दोनों में मिलते हैं, दोनों प्रकार के जल में मिलते हैं। लेकिन ज्यादातर कौन? प्रोटिस्टा जगत के जीव ज्यादातर कैसे होते हैं? समुद्र में मिलते हैं, यानी लवणीय जल में मिलते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें नहीं मिलते, इसमें भी मिलते हैं, याद रखना, ये बाद में आएगा। इसमें भी मिलते हैं, ज्यादातर इसमें मिलते हैं, लवणीय जल में मिलते हैं। बताओ क्या ये तीसरा बिंदु सिंपल सा समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलिए आगे, चलिए सर चौथा बिंदु लेकर आते हैं। चौथा बिंदु लेकर आते हैं, चौथा। और चौथा बिंदु जरा ध्यान से सुनना, क्या? पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण के आधार पर यहां पर जीव कैसे होते हैं? पोषण के आधार पर, समझ रहे? इनमें पोषण कैसा मिलता है इन प्रोटिस्टा जगत के जीवों में? तो बेटा जी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, एक वह जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वयपोषी। और एक वो जो दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें हम बोलते हैं परपोषी। जैसे पादप जो आप बाहर देखते हैं, वनस्पति पेड़ पौधे जो आप बाहर देखते हैं, कैसे? सर स्वयपोषी। हम कैसे? परपोषी। सिंपल सा था। तो याद रखना ये इनमें प्रोटिस्टा जगत में कुछ जीव स्वयपोषी भी हैं, कुछ परपोषी भी हैं, और एक बेहतरीन लक्षण ध्यान से सुनना, मिश्रित पोषी। मिश्रित पोषी। आप बोलेंगे सर मिश्रित पोषी, पहले मैं अंग्रेजी में शब्द बता देता हूं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्वयपोषी को बोलते हैं बेटा ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। परपोषी को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, और मिश्रित पोषी को बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। सर ये मिश्रित पोषी क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, मिश्रित पोषी वो होते हैं, जैसे मैं, ध्यान से सुनना, मैं दिन में प्रकाश संश्लेषण कर रहा हूं, दिन में, ऑब्वियसली दिन में प्रकाश आएगा तो दिन में प्रकाश संश्लेषण कर लिया, ठीक है, यानी दिन में मैंने अपना खाना खुद बना लिया, यानी मैं दिन में कैसा हूं? स्वयपोषी, ठीक है। अब रात को मैं दूसरे जीवों का भक्षण कर रहा हूं, उन्हें मारकर खा रहा हूं। अब बताओ रात को कैसा हो गया? मैं सर परपोषी हो गया, दूसरे जीवों से आहार ले रहा हूं, उनको मारकर खा रहा हूं, यानी दिन में हूं स्वयपोषी, रात को हूं परपोषी, यानी दोनों प्रकार का अगर पोषण मिलेगा तो क्या कहलाऊंगा? मिश्रित पोषी कहलाऊंगा, नहीं कहलाऊंगा? कहलाऊंगा ना। तो आप बोलिए सर ऐसा कौन सा जीव है जो ऐसा पोषण दिखाता है इस जगत में? तो प्रभु भूल मत जाना बिल्कुल भी, याद रखना, युगलीना, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, वापस दिखाऊं, ये देखो, ये युगलीना है, ये दिन में स्वयपोषी है, यानी दिन में स्वयपोषी और रात को परपोषी है। इट मींस दिन में ये पादपों के लक्षण दर्शा रहे हैं, बोलते भाई पादप क्या है? स्वयपोषी, और जंतु क्या है? परपोषी। यानी दिन में ये पादपों के जैसे हैं और रात में ये जंतुओं के जैसे हैं। तो पादप और जंतु दोनों के लक्षण दिखाते हैं कौन? आपके युगलीना। कई बुक्स में ये भी दे रखा है क्या कि पादप और जंतुओं के बीच की जो कड़ी है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, हिंदी में बोलते हैं संयोजी कड़ी, यानी दो प्रकार के जीवों के लक्षण जो दिखाएगा उनके बीच की कड़ी कहलाएगा, जो इनको जोड़ रहा है, संयोजी कड़ी। तो याद रखना, ऐसा माना जाता है युगलीना जो है वो पादपों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी है, जो स्वयपोषी और परपोषी जीवों के बीच की संयोजी कड़ी है। याद रखना, भूल मत जाइएगा। बताएं क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? कितने लक्षण हो गए मेरे भाई? चौथा था पोषण के आधार पर ये स्वयपोषी भी होंगे, परपोषी भी होंगे और मिश्रित पोषी भी होते हैं, ठीक है। आइए बेटा आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। अब बेटा हम ना प्रोटिस्टा जगत को बांटते हैं 3 भागों में। क्या बोला हमने प्रोटिस्टा जगत को बांटा कितने भागों में? 3 भागों में। किस आधार पर? पोषण के आधार पर। किस आधार पर? पोषण के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले कौन? स्वयपोषी। स्वयपोषी यानी उपभोक्ता होंगे कि उत्पादक होंगे? सोचो सर, उत्पादक होंगे। अब आप खुद सोचो, उत्पादक का मतलब जो उत्पाद बनाएगा, और उपभोक्ता जो उससे लेगा। भाई हम क्या है? हम उपभोक्ता है, हम ले रहे हैं, है ना। उत्पादक जो बना रहे हैं उत्पाद। तो स्वयपोषी प्रोटिस्ट कौन से होंगे? जो उत्पादक कहलाएंगे, उत्पाद उत्पन्न करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे। हाँ जी, अब है कौन से? परपोषी। एक और परपोषी। अब आप बोलेंगे सर 2 परपोषी, अलग अलग परपोषी? यस, ध्यान से सुनो। एक वो परपोषी जो मृत डेड बॉडी जो होती है, मृत पदार्थ जो होते हैं, मृत शरीर जो होता है, उसको गला सड़ाकर उससे भोजन लेते हैं, हम क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। और एक वो जो दूसरे जीवों पर या उनमें रहकर उनसे पोषण लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परजीवी। ये परजीवी गले सड़े पदार्थों से पोषण नहीं लेंगे, मृत पदार्थों से पोषण नहीं लेंगे। ये जीवित जीव में या तो उसके अंदर चले जाएंगे या उसके शरीर के बाहर से ही क्या ले लेंगे? पोषण लेंगे। जैसे जुएं सुनिए, सिर में होती है, हमारी त्वचा में, बालों में लग जाती है, क्या करती है? सर पोषण लेती है, खून चूसती है। जरा सोचिए, क्या एक प्रकार का परजीवी ही तो है? क्या हम मृत थे क्या? नहीं थे ना। तो मृत पदार्थों से पोषण नहीं लेते हैं, जो लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी। जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, आवास के लिए, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी। तो बेटा जी 3 भागों में बांटा हमने प्रोटिस्टा जगत को। अब कौन कौन से भाग हैं प्रोटिस्टा जगत के? हम ध्यान से सुनना। परपोषी मृतोपजीवी के अंतर्गत जो प्रोटिस्ट आते हैं उन्हें हम बोलते हैं अवपंक कवक, स्लाइम, मोल्ड। याद रखना, आप बोलिए क्या होता है? पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना सा। अवपंक कवक, स्लाइम, मोल्ड कौन होते हैं मेरे भाई? अवपंक कवक एक प्रकार के प्रोटिस्ट हैं। कैसे हैं? मृतोपजीवी हैं। बस अभी के लिए सिर्फ इतना। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं प्रोटिस्ट? याद रखना, कौन? प्रोटोजोआ। अब आप बोलेंगे सर प्रोटोजोआ कौन है? सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में भी प्रोटोजोआ बोलते हैं। सर प्रोटोजोआ कौन होते हैं? बेटा प्रोटोजोआ एक प्रकार के प्रोटिस्ट हैं जो कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये 3 श्रेणियों में बांटा गया। किसको? स्वयपोषी को। स्वयपोषी प्रोटिस्ट को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, और तीसरे होते हैं
यूग्लिनॉइड। तो भूल मत जाइएगा, स्वयपोषी प्रोटिस्ट जो होते हैं उसके अंतर्गत 3 श्रेणियां आती हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड। परपोषी कौन से मृतोपजीवी जो होते हैं वो कौन होते हैं? अवपंख कवक होते हैं। और परपोषी परजीवी जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। अब आप जरा सोचिए, इस जगत में मुझे केवल 5 चीजें पढ़नी है, बस ये जगत खत्म हो जाएगा। क्या क्या पढ़ना है बेटा? मुझे पढ़ना है क्राइसोफाइट कौन है, मुझे पढ़ना है डाइनोफ्लैजिलेट कौन है, मुझे पढ़ना है यूग्लिनॉइड कौन है। इतना पता लग गया कि ये तीनों जो होते हैं ये स्वयपोषी होते हैं, ठीक है। फिर मुझे पढ़ना है अवपंख कवक, ये पता लग गया कि ये मृतोपजीवी होते हैं लेकिन होते क्या है, ये पढ़ना है। फिर मुझे पता लग गया प्रोटोजोआ एक प्रकार के परजीवी होते हैं लेकिन होते क्या है, ये पढ़ना है। यानी कुल मिलाकर मुझे ये 5 समूह पढ़ने हैं, खत्म हो जाएगा हमारा क्या, ये प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण। और आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। आई होप आज की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। आज लेक्चर भी बड़ा था, चीजें भी बहुत सारी कवर करी हैं। इस सारी चीजों को पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ सिंपल सा फर्स्ट, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं कैसे होते हैं? पूर्व केंद्र की एकल कोशिकीय, सुकेंद्र की बहुकोशीय, पूर्व केंद्र की बहुकोशीय या सुकेंद्र की एकल कोशिकीय। बहुत सिंपल है ये प्रश्न, जल्दी से करिए। दूसरा प्रश्न, किस जीव में पादप तथा जंतु दोनों के लक्षण होते हैं? कौन था जिसके अंदर पादप और जंतु दोनों के लक्षण थे? बैक्टीरिया, मोनेरा, यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा। कौन था जिसके अंदर पादप और जंतु दोनों के लक्षण थे? चलिए जिस समय वो समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं। बेटा पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहाँ पर, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी कैसे होते हैं? एकल कोशिकीय और यूकैरियोटिक यानी सुकेंद्र की। अब देख लीजिए यहाँ पर एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय, बहुकोशिकीय तो है नहीं, एकल कोशिकीय, एकल कोशिकीय। पूर्व केंद्र के थे नहीं यानी प्रोकैरियोटिक थे नहीं, कैसे हैं? सुकेंद्र की। खत्म। आलो जी, सिंपल सा प्रश्न था, बिल्कुल बच्चों वाला, समझ में आ गया। दूसरा, किस जीव में पादप और जंतु के दोनों के लक्षण थे? दिन में पादपों के समान, रात में जंतु के समान। दिन में स्वयपोषी, रात को परपोषी। दिन में खुद खाना बनाएगा, रात को दूसरे जीवों को मारकर खाना लेगा। कौन था भैया? यूग्लिना। अब आपके मन में प्रश्न आएगा किसको मारेगा रात को, है ना। तो यूग्लिना भी पढ़ा थोड़ा ना, आएगा, सारी चीजें आएंगी, तसल्ली रखना, सब कुछ आएगा। क्यूरियोसिटी बहुत होती है बायो में, पहले से जाने की। एक एक करके चीज पढ़ें। जैसे कुछ बच्चों ने बोला सर टेट्रोसिस्ट क्या था, मैंने बोला था आएगा। एक्चुअली वो टेट्रोसिस्ट नहीं था, वो हेटेरोसिस्ट था, ठीक है। तो बेटा जी मेरे ख्याल से आपका ये सिंपल सा क्विज भी समझ में आ गया होगा, आपने सही आंसर किए हैं, वेल डन, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा कौन सा? प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।